हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग चैप्टर को फुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज का हमारा चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। क्लास हमारी है 8th और चैप्टर नंबर है 5। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे मानव एक संसाधन कैसे है। ठीक है, ये जो हमारी वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट्स के रूप में मिल जाते हैं, और जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन आपकी शॉर्ट में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ायदा आपको ये भी है कि पूरी सीरीज़ है एनसीईआरटी की, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें पैसा नहीं लिया जाता है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी जो भी एमसीक्यूज़ बनेंगे वो भी हम लोग कुछ दिनों बाद अपलोड कर देंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि मानव संसाधन। अब आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मानव एक संसाधन कैसे है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो जनसंख्या है उसका जो वितरण है वो कैसे कैसे फैला हुआ है पॉपुलेशन। फिर हम पढ़ेंगे कि एक पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि जो जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, कैसे है, और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो हमारी जो जनसंख्या का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, उसको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं। साथ में हम पढ़ेंगे कि डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या है, और ये भी पढ़ेंगे कि जो पूरी जनसंख्या है, पूरे विश्व में जो भी जनसंख्या है वो उसका जो पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये जो चैप्टर का मैंने आपको पूरा एक समरी दे दी है, बता दिया है कि चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल के बच्चों के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चैप्टर है हमारा मानव संसाधन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। अब यहाँ बोला गया है कि मानव जो है, ह्यूमन है, वो एक संसाधन कब होगा। पहला, जब वो हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, एजुकेटेड होगा, मतलब शिक्षित होगा, साथ में एक वो मोटिवेटेड पर्सन कहलाएगा। मतलब जब वो अभिप्रेरित लोगों को जब वो अभिप्रेरित लोग होंगे, मोटिवेटेड लोग होंगे, तो हम उनको एक मानव को एक रिसोर्स के रूप में हम लोग कंसिडर करेंगे। अब ये कैसे है, देखिए, कोई मानव है, अगर वो स्वस्थ है तो वो अपनी जो देश है, देश के लिए काम कर सकेगा, बाहर जाएगा, कमाएगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें ये साथ देगा। साथ में वो शिक्षित होगा, शिक्षित होगा तो दूसरों को भी शिक्षित करेगा, एजुकेशन फैलाएगा। ठीक है, और एक एसेट की तरह काम करेगा हमारे देश के लिए। ठीक है, एक प्रोडक्टिव मानव वो कहलाया जाएगा। एक मोटिवेटेड पर्सन, वो भी एक संसाधन है। क्यों है? क्योंकि मोटिवेटेड पर्सन जो है वो आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, अपने मन में आगे रखने की इच्छा, बढ़ने की इच्छा रखता है, तो वो भी एक तरीके का हमारे लिए संसाधन होता है। अगर हम अपने देश में गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, सरकार की बात करें, तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लाई गई थी। वहाँ पर भी हमारे देश का यही फोकस था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी यही फोकस था कि जो हमारे जो देश में जो यूथ है, जो मानव है, उनको एक असेट, एक रिसोर्स कैसे बनाया जाए, उनको स्किल प्रोवाइड करवा कर। ठीक है, तो बहुत सारी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, वो भी हमारे देश में जो लोग हैं उनको संसाधन बनाने के लिए निकाली जाती हैं। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो गया। हमने समझ लिया मानव एक संसाधन कैसे है। जब वो मानव जो प्रोडक्टिव हो, जो अपने देश के लिए कुछ करे, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करे, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए करे, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो पढ़े या फिर जो पढ़ाए, वो सभी के सभी संसाधन के रूप में है, अपने देश को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाए, तो वो हो गए एक संसाधन। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टरों में कि संसाधन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। कोई भी चीज़, टेबल, मेज, कुर्सी, वो भी रिसोर्स होते हैं, कैसे होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा फोकस किया जा रहा है कि मानव के ऊपर, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। ठीक है, उसके ऊपर पूरा का पूरा ये चैप्टर फोकस्ड है। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पीपल आर द नेशंस
ग्रेटेस्ट रिसोर्स, कि लोग ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। देखो ये सेम बात करी है कि जो लोग हैं, एक राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं, एक देश में जो लोग रह रहे हैं, वो लोग उस देश के लिए संसाधन का रूप है। ठीक है, लोग होंगे, अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो उस देश को आगे बढ़ाकर वो ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया है। अब यहाँ पर बोला है वो अब कैसे हैं कि पीपल चेंजेस द नेचर्स बाउंटी इनटू रिसोर्सेज विद देयर डिमांड एंड एबिलिटी, मतलब लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं, कि लोग ही होते हैं जो अपने अनुरूप अपने हिसाब से कोई भी रिसोर्स है, कोई भी सामान है, उसको एक रिसोर्स में चेंज कर लेते हैं। वो वही होते हैं, उसी देश के वो लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये समझ लेते हैं कि एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। ठीक है, अब ये जो बच्चा ए है, दोनों के पास मोबाइल है। ठीक है, दोनों के पास मोबाइल है। ठीक है, बच्चा है या फिर कोई पर्सन है, पर्सन मान के चलते हैं। अब ठीक है, अब पर्सन ए है, दोनों के और बी दोनों के पास मोबाइल है। तो अब ये जो पर्सन है ए, ये क्या कर रहा है कि ये इसके अंदर गेम खेल रहा है, केवल गेम खेल रहा है। ठीक है, चैटिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये दूसरा पर्सन जो है बी है, वो उस मोबाइल को यूज़ करके अपना एक क्या बोलेंगे, एक ऑक्यूपेशन कर रहा है, एक काम खोल लिया है उसने। ठीक है, ऑनलाइन वर्क कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बच्चा जो गेम खेल रहा है, पर्सन ए, ये देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि एक तरीके से वो देश का एसेट नहीं है, बल्कि देश के लिए एक बोझ बन के काम कर रहा है, क्योंकि ये देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं कर रहा है। लेकिन यही इंसान जो बी है, जो मोबाइल का यूज़ करके कुछ काम कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक एक्टिविटीज़ में जो हेल्प कर रहा है, इनकम कर रहा है, लोगों को सहायता दे रहा है, लोगों को काम दे रहा है, तो ये जो बी है, ये हमारे देश के लिए एक एसेट माना जाएगा। तो आप आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन एसेट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। अगर हम दूसरे पूरे विश्व में बात करें तो एग्जांपल हम ले सकते हैं जापान का। ठीक है, आपको पता है जो जापान है, ठीक है, एक ज़माने में जापान पर बॉम्बार्डमेंट हुआ था। ठीक है, जापान को पूरा का पूरा जो जापान जो देश था वो बर्बाद हो चुका था। लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने, ठीक है, तो ये जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने देश जापान को अपना आगे बढ़ाया। और दूसरा एग्जांपल अगर जापान का हम लें तो जापान में नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। इन्हीं लोगों ने, जापान के लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद टेक्नोलॉजी को सहारा बनाकर जापान को आगे बढ़ाया है। तो यही यहाँ पर ये बोला गया है, लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे जापान के एग्जाम्पल से और पर्सन ए और बी के एग्जाम्पल से। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये समझ लिया कि एक ह्यूमन जो है, एक मानव जो है, वो संसाधन कैसे है। अब हम ये पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो आप सबको पता है कि जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या का जो वितरण है पूरे विश्व की अगर हम बात करें, वो एक जैसा नहीं है। कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कहीं पर पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। यही चीज़ यहाँ लिखी है, द पैटर्न इन विच पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जिस तरीके से लोग जहाँ ज़्यादा फैले हैं, कहीं कम फैले हैं, तो उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप हम लोग इसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं। जैसे कि पहली सीरीज़ है हमारी GS MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग रेगुलरली 8 MCQs करवाते हैं, करंट अफेयर से लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड है हमारी पॉलिटी MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग 10 MCQs को डिस्कस करते हैं। इसकी हम लोगों ने प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। और तीसरी हमारी NCERT की, ये वही सीरीज़ जो कि आपको मैं करवा रही हूँ। उसके बाद हम लोग MCQ भी अपलोड कर देंगे। फिर हमारी ट्रिक्स MCQs की, यहाँ पर भी हम लोग 5 MCQs लेते हैं, ट्रिक्स से करवाते हैं, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है जो हम करवा रहे हैं ट्रिक्स से सॉल्व, वो आपके 100% सही हो। नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर मंथली। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं मंथ में, उसको हम लोग कंपाइल करके, 1 लाइनर में कंपाइल करके मैगजीन के रूप में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मई की हम लोग लेके आ चुके हैं, उसको हम लोग ने 60 1 लाइनर में कंप्लीट करा है। फिर है मेंस के टॉपिक्स की, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग रेगुलर
रेगुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और अपने चैनल की जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी हम लोग रेगुलरली क्वेश्चन डालते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप इन सभी का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे चैनल में जाइए, उसको देखिए, फ़ायदा उठाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं ज़्यादा है तो कहीं कहीं कम है। अब इसी में यह बोला गया है कि मोर देन 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन लीव्स इन अबाउट 30% ऑफ लैंड सरफेस। अगर हम बात करें तो पूरा ये मान लिया कि पूरे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने केवल लैंड सरफेस की बात करी है, ठीक है, यहाँ पे हमने लैंड सरफेस की बात करी है, यहाँ पे हमने पानी को नहीं जोड़ा है, ठीक है, केवल भूमि की बात कर रहे हैं। जो 30% भूमि है उसके जो 30% है उस पर 90% जनसंख्या का वास है, जनसंख्या रहती है। यहाँ पर ये बोला गया है कि 90% से अधिक भाग के भूपृष्ठ में लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं, कि जितना भी हमारा भूभाग है, लैंड है, उसके केवल 30% पर 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ जाता है कि एक होता है आपका क्राउडेड एरिया और एक होता है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। मतलब ऐसे दो एरिया में हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, कि घने बसे क्षेत्र और है विरल बसे क्षेत्र। घने बसे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, मतलब दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, यूरोप और उत्तर पूर्व और उत्तर अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर जो जनसंख्या होगी वो आपकी बहुत क्राउडेड होगी, मतलब कि बहुत घने यहाँ पे ज़्यादा लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख कौन सा, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया। अगर हम लोग मैप में देखें, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि इस वाले एरिया की बात हो रही है। फिर है यूरोप का एरिया और फिर है आपका नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, मतलब कि इस वाले एरिया की यहाँ पर ये बात हो रही है। यहाँ पर ये बोला गया है जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा एक क्राउडेड एरिया में रहती है। यहाँ पर ये बोला गया है कि इन सभी एरियाज़ में, इन सभी क्षेत्रों में आपको घने बसे क्षेत्र मिलेंगे। फिर आपका आता है एक विरल बसा क्षेत्र, मतलब कि स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि बहुत कम लोग आपको रहने को दिखें, ठीक है। अब ऐसे क्षेत्र कौन से हो सकते हैं, ऐसे रीजन कौन से हो सकते हैं जहाँ पर कि लोग कम रहना पसंद करेंगे? तो देखो वो हो सकता है आपका हाई लैटिट्यूड एरिया, ठीक है, मतलब कि ऐसा एरिया जो कि बहुत ऊपर की साइड हो, पहाड़ों के ऊपर हो, वो एरिया हो गया। फिर है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर लैटिट्यूड है, ये एल्टीट्यूड नहीं है। एल्टीट्यूड होता तो हम लोग यहाँ पे पहाड़ का आपको एग्जांपल दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर लैटिट्यूड है, मतलब कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, ठीक है, मतलब कि वो एरिया जो कि हमारे अर्थ में टेम्परेट टू पोलर रीजन जो होता है, ठीक है, ऊपर की साइड जहाँ पर कि ठंड बहुत ज़्यादा जाती है और जो सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी जाती हैं, कम जाती है, तो उस एरिया में जो लोग हैं वो कम रहना पसंद करेंगे। दूसरा आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, मतलब कि ट्रॉपिकल डेजर्ट, मतलब कि ऐसे एरिया जहाँ पर कि रेगिस्तान है, वहाँ पर पानी ही नहीं होगा, जीवन बहुत कठिन है, तो वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे। और फिर है आपका हाई माउंटेन, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि माउंटेन मतलब कि आपके जो उच्च पर्वत एरिया हैं वहाँ पर भी खाना पीना, रहना, ऑक्सीजन, ये सब कुछ कम है, तो वहाँ पर भी लोग रहना कम पसंद करेंगे। लोग रहते तो हैं लेकिन उनकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और साथ में आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो, जो कि आपका विषुवत रेखा पर पड़ता है, वहाँ पर 24 घंटे बारिश होती है, ठीक है, रहना बहुत मुश्किल है, ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि विषुवत वनों में आपके लिए रेगुलर बारिश होगी, ठीक है, रोज़ बारिश होने से ह्यूमिडिटी वहाँ पे बनी रहती है, तो लोगों का रहना जो होता है मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे एरिया में ये नहीं कि लोग आपको नहीं मिलेंगे, लोग तो होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीख लिया कि क्राउडेड एरिया और साथ में स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया कैसा होता है, लोग कितने यहाँ पर रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे में हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम बात करें पूरे विश्व की बात करें, ठीक है, पूरे विश्व की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4, ठीक है, 3/4 जो लोग हैं वो एशिया और अफ्रीका में ही रहते हैं, ठीक है। एशिया और अफ्रीका में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरे विश्व के 3/4 लोग हैं वो यहीं पर बसे हुए हैं,
ठीक है, यहाँ पर बसे हुए हैं, तो इसके बहुत सारे फैक्टर भी हो सकते हैं। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है, रहने योग्य है, ठीक है, तो रहने योग्य है, मतलब शिक्षित नहीं है तो पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे बहुत से फैक्टर इनके आ जाते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो 60% देखो यहाँ पर है 3/4, यहाँ पर 3/4 जो जनसंख्या है वो एशिया और अफ्रीका में रह रही है, और जो 60% विश्व के जो लोग हैं वो केवल 10 कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है, मतलब 10 कंट्रीज़ में, मतलब जो 10 देशों में विश्व के 60% लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम दें तो जैसे वो कौन कौन से देश हो गए, जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है, फिर आपका चाइना आएगा, फिर यूएसए आएगा, फिर इंडोनेशिया आएगा, फिर ब्राज़ील है, ठीक है, फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, फिर रशिया है, और फिर है आपका जापान। मतलब ये जो 10 देश हैं इनमें पूरे विश्व की 60% पॉपुलेशन यहीं से आती है। ये हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग अपने जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है विश्व की, अगर उसको हम कंटिनेंट वाइज देखें, महाद्वीपों के हिसाब से देखें, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको एशिया में मिलेगी, उसके बाद अफ्रीका में, फिर यूरोप में, उसके बाद सेंट्रल और साउथ अमेरिका में, फिर नॉर्थ अमेरिका में, और फिर ओशियाना में। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो एशिया में रह रही है, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर मध्य और दक्षिण अमेरिका में, फिर उत्तर अमेरिका में, और फिर ओशियाना में रह रही है। अब ओशियाना क्या है? ओशियाना का मतलब है कि आपका इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आता है, साथ में न्यूजीलैंड आ गए हैं, और जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक आइलैंड है, उसके जो आइलैंड है, द्वीप है, वो सारे मिलकर एक ओशियाना रीजन बनाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये समझ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, जनसंख्या का वितरण हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा कि पूरे के पूरे विश्व में, पूरी धरती पर, पूरे अर्थ पर जो पॉपुलेशन है वो एक समान नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। ये हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि जनसंख्या का घनत्व का मतलब क्या होता है। ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, कि पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। मतलब जो 1 किलोमीटर एरिया में, ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उसको हम बोलेंगे जनसंख्या घनत्व, कि कितने लोग कितने एरिया में रह रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर एक एरिया ये वाला है, और एक दोनों ही एरिया हम लोगों ने 1 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर चलेंगे, दोनों ही एरिया सेम है, ठीक है, सेम इनका एरिया है। यहाँ पर रह रहे हैं 2 लोग, और यहाँ पर रह रहे हैं आपके 50 लोग, ठीक है। एरिया उतना ही है, क्षेत्र आपका उतना ही है, लेकिन लोग हैं। तो ये जो एरिया है जहाँ पर 2 लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वो कम है, लेकिन उसी एरिया में 50 लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरिया की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, एकदम घनत्व है, घिच्चम पिच्चा यहाँ पर रहती है, चलने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है, ठीक है। खाने पीने की स्कैर्सिटी भी हम बोल सकते हैं कि हो सकता है हो, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पर एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं वो हो गया हमारा डेंसिटी, कितने लोग कितने एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, ठीक है, अगर हम एवरेज लेके चल रहे हैं, यहाँ पर औसत लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप ये बोलोगे, मैंने आपको बताया कि कहीं पर ज़्यादा है पॉपुलेशन तो कहीं पर कम है, तो हम लोग कैसे ये बोल सकते हैं कि पूरे विश्व की जो डेंसिटी है, जो औसतन जनसंख्या है वो 51% स्क्वायर किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमने पूरे विश्व की जनसंख्या, जैसे जापान की ले ली, अमेरिका की ले ली, यूरोप की ले ली, इन सब की मिलाकर, ठीक है, फिर उनसे डिवाइड करके जो हमारी जनसंख्या निकली है वो निकली है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं, एवरेज डेंसिटी की हम लोग ये बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे विश्व की आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बोलेंगे कि विश्व की एवरेज डेंसिटी है कि 51%, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग यहाँ पर पूरे विश्व में 51 लोग रह रहे हैं, तो ये डेंसिटी हमारी हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें
कि हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे अधिक घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाली जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो आपको साउथ सेंट्रल एशिया में मिलती है, मतलब दक्षिण मध्य एशिया में, उसके बाद ईस्ट एशिया में, मतलब कि पूर्वी एशिया में, उसके बाद आपको मिलती है साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया में आपको ये घनत्व देखने को मिलता है। और यहीं पर अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया की अगर हम बात करें सेंसस के हिसाब से 2011 में, तो 328, ठीक है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की जनसंख्या आपको देखने को, घनत्व आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ लिया, साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। अब हमने को ये तो बोल दिया कि पूरे विश्व में, पूरी अर्थ पर अलग अलग जनसंख्या की डेंसिटी मिलती है, घनत्व मिलता है, लेकिन अब उसके लिए कोई ना कोई कारक तो होगा, कोई ना कोई फैक्टर तो होगा कि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर जनसंख्या कम है। ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही, तो वही कारण हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो कारण हम लोग पढ़ेंगे, उस कारणों को हम लोगों ने दो में डिवाइड करा है, इनका क्लासिफिकेशन करा है। तो पहला कारक होगा आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर, मतलब कि तो ये क्या है आपका भौगोलिक कारक, मतलब कि ज्योग्राफिकल फैक्टर, जैसे कि उस एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल क्या है, वाटर क्या है, मिनरल क्या है, ये सारे के सारे फैक्टर ये अफेक्ट करेंगे, ये कारक अफेक्ट करेंगे कि वहाँ पर किस एरिया में किस प्रकार की जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा या फिर कम मिलेगा। दूसरा फैक्टर आपका आता है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, मतलब कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। ठीक है, उसमें आगे आपका सेम चीज़ है, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि रेफर टू लाइव ऑन प्लेन्स। यहाँ पर ये मतलब है कि ऐसे एरिया जो सदैव मैदानी भागों में लोग जो हैं वो रहना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे एरिया जहाँ पर कि मैदानी इलाके हों, प्लेन एरियाज़ हों, ठीक है, कोई ऊबड़ खाबड़ ना हो, माउंटेन्स ना हो, मतलब कि पर्वत ना हो, प्लेट्यू ना हो, ठीक है, वहाँ पर ना रहकर लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम लोग एक मैदानी भागों में रहें, जिससे कि वहाँ पे जीवन जो है वो आसानी से काटा जा सके। अब वो कैसे होगा, क्योंकि इन इलाकों में जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो खेती होती है, ठीक है, फार्मिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एक्टिविटीज़ होती है, खेती करना, कोई और काम करना, वो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, इस एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में आपका आएगा गंगा प्लेन्स, जो हमारे भारत के जो गंगा के मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर अगर पॉपुलेशन देखते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा घनत्व पॉपुलेशन का पाया जाता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है हमारी जनसंख्या की। ये वाली बात हो गई। ठीक है, अगर और भी एग्जांपल देखें तो जैसे एंडीज़ माउंटेन हो गए, ठीक है, एंडीज़ हो गया, एडीज़ हो गया, एल्प्स हो गया, हिमालय हो गया, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो एकदम स्पार्सली पॉपुलेटेड पाई जाती है, क्योंकि मैदानी इलाकों से कंपेयर करें तो पहाड़ी इलाकों में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों का। ठीक है, लोगों का मुश्किल है, खेती करना मुश्किल है, पानी की समस्या वहाँ पर रहती है, बिजली की समस्या रहती है, कृषि नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए टेरेस आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, उसकी वजह से ऐसे इलाकों में लोग रहना थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। तो पहला फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, टोपोग्राफी पढ़ लिया। अब है सेकंड फैक्टर, जैसे कि जलवायु, मतलब कि क्लाइमेट। अब यहाँ पर क्या है, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं, मतलब जैसे कि चरम जलवायु, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश होंगे, वहाँ पर लोग नहीं रह पाते हैं, नहीं रह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम दें, जैसे कि अगर हम बोलें सहारा डेजर्ट हो गया अफ्रीका के कंटिनेंट में, महाद्वीप में, और पोलर रीजन्स हो गए। ठीक है, पोलर रीजन से रशिया, कनाडा और अंटार्कटिका। ठीक है, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, अंटार्कटिका हो गया, उनके जो पोलर रीजन्स हैं यहाँ पर लोग नहीं रह पाते हैं, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा है, लोगों को रह ही नहीं सकते हैं, रहने में थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, जो पोलर रीजन है, यहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पता होगा यहाँ पे लोग
और पेड़ पौधे जानवर वगैरह हैं वो भी नहीं रह पाते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी पोलर रीजन की, जहाँ पर कि दिखाया जाता है कि जो पानी अभी निकाला टंकी में से, टैप में से, और वहीं पर जम गया। तो अब बताओ ऐसे इलाके में, ऐसे क्षेत्र में जहाँ के पानी निकालते ही जम गया जा रहा है, तो वहाँ पे लोगों का रहना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पेड़ पौधे भी कम होते हैं, तो इसी को लेके जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं, जलवायु होती है, वहाँ पर लोग अक्सर कम ही रहते हैं। फिर है हमारा मृदा मतलब कि सॉइल। अब सॉइल में क्या है कि जो फर्टाइल सॉइल होती है, जो उपजाऊ सॉइल्स हैं, मृदाएं हैं, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। अब क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, आपकी जो मृदा है, सॉइल है, जो फर्टाइल होगी तो आपकी जो खेती है वो बहुत ही अच्छे से होगी, प्रोडक्टिविटी, उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा। तो इसीलिए जो फर्टाइल सॉइल होती है वो रहने के लिए अच्छी होती है। अब एग्जाम्पल है इसका गंगा ब्रह्मपुत्र, हुआंगी रिवर हो गई, चैंगजियांग और नील रिवर, आपकी जो है नील नदी है, वहाँ पर इस टाइप के हम एग्जांपल इसको बोल सकते हैं। वहाँ फर्टाइल सॉइल आपको मिल जाती है, एक उपजाऊ मृदा मिल जाती है। आपको ये भी पता होगा कि पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम पर देखें तो जो आपकी जो कल्चर्स जो थे, ठीक है, जो सिविलाइजेशंस थी, जो सभ्यताएं थी, वो भी आपके नदियों के पास ही जाकर पनपी थी। अब नदियों के पास वहाँ पे क्या मिलेगा? आपको फर्टाइल सॉइल मिलेगी, खेती कर पाएंगे, पानी की एक्सेसिबिलिटी होगी, मतलब कि पानी की भी पहुँच होगी, खेती भी कर पाएंगे, ऊपर से प्लेन रीजन भी वो होगा, आपका एक मैदानी इलाका भी होगा। तो जितनी भी सिविलाइजेशन थी पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम पर, वो यहीं पर पनपी गई थी। फिर है आपका जल जो है, वाटर भी है, वो भी एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि लोग जो है वो फ्रेश वाटर के पास, जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है आपको अलवणीय जल, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। सिंपल सी बात है, नदियों के पास लोग रहेंगे तो नदी का जो पानी होता है वो अलवणीय है, फ्रेश वाटर है, तो वो पीने के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है, तो लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं। और दूसरा आपका रिवर वैली है, नदी की घाटियाँ हैं। तो नदी की जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो डेंसली मिलती है। लेकिन जो डेजर्ट है, जहाँ पर पानी की कमी है, तो वहाँ पर आपको जनसंख्या कम मिलेगी, स्पार्स आपको पॉपुलेशन मिलेगी। और नदी घाटियों में, रिवर वैली में पानी की कमी नहीं है, तो लोग वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड तरीके से रहते हैं। फिर है आपका मिनरल मतलब कि खनिज। अब खनिज की अगर हम बात करें तो खनिज का मतलब हो गया कि मिनरल्स की किस एरिया में, जिस एरिया में जो खनिज आपको मिल रहे हैं, मिनरल्स जहाँ मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो खनिजों का जो माइनिंग करके, खनन करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लोग पार्ट लेते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं। तो मिनरल जो होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनसंख्या वितरण में। एग्जाम्पल अगर हम बोलें, जैसे कि डायमंड माइंस, हीरे की जो खान है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। अब जैसे ही ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, तो वहाँ भी पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है। फिर है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जो कि जब मिडिल ईस्ट में, जो मध्य पूर्व जो क्षेत्र था, एरिया था, जहाँ पर जब तेल की डिस्कवरी हुई, तेल की जब खोज हुई, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी, डेंसली पॉपुलेटेड वहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं, और लोग आके सेटल हो गए। क्योंकि वहाँ पर क्यों हुए? जिससे कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और वो इनकम कर सके, अपनी लाइफ को आगे अच्छी बढ़ा सकें। फिर है हमारा सेकंड हमें डिस्ट्रीब्यूशन करा था, जो हमने डिवाइड करा था, क्लासिफिकेशन करा था, वो था हमारा सोशल, मतलब कि सोशल कल्चरलिस्ट में डिवाइड करा था। अब पहला हम पढ़ते हैं सोशल मतलब कि सामाजिक कारक। उसमें क्या है? सामाजिक कारक में एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। जैसे कि पुणे, कि मतलब कि जहाँ पर अच्छा आवास, शिक्षा, सुख सुविधाएं होंगी, उस क्षेत्र में लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ठीक है, किसी भी बीहड़ इलाके में, ठीक है, और बहुत ही दूरी के इलाके में वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छे घर नहीं हैं, एजुकेशन, शिक्षा नहीं है और सुविधाएं नहीं हैं। जब लोग बीमार पड़ते हैं ऐसे इलाकों में, बीहड़ इलाकों में, तो उनके पास, डॉक्टर के पास ले जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो कभी कभी लोगों की मौत भी हो जाती है। तो इसी चीज़ को लेकर लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ पर की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो। एग्जाम्पल के रूप में हम बोल सकते हैं पुणे। फिर हमारा कल्चरल कारक मतलब कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक फैक्टर, वो है कि प्लेसेस विद रिलीजन, कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट द पीपल, मतलब कि धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थानों
स्थानों की ओर लोग आकर्षित होते हैं, जैसे कि वाराणसी में, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, ये सभी जो क्षेत्र हैं, जो एरिया हैं, यहाँ पर भी आपको पॉपुलेशन अच्छी खासी मिल जाती है। तो एक फैक्टर हमारा कल्चरल हो गया। फिर है हमारा आर्थिक कारक, मतलब कि इकोनॉमिक फैक्टर। ये वही फैक्टर है जहाँ पर कि लोग जो है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आते हैं, काम करते हैं, उनको यहाँ पर आसानी से एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार के अवसर मिलते हैं। एग्जांपल अगर हम बोले तो मुंबई में और ओसाका जापान में, यहाँ पर ठीक है, कि किसी एरिया में लोग, ये जो एरिया ए है, एक एरिया बी है, तो इस एरिया में बहुत अच्छे रोज़गार के अवसर हैं, ठीक है, लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सही है, पैसा मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। और लेकिन जो बी जो आपका एरिया है, सिटी है बी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ के लोग यहाँ पर आ जाएंगे, तो इस एरिया की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक कारक फैक्टर जो होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस एरिया की जो जनसंख्या है वो घनत्व उसका अच्छा होगा या फिर वो स्पार्सली होगा। चलिए, हमने सारा पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे पॉपुलेशन चेंजेस। पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या है कि जनसंख्या में परिवर्तन होना, कि यहाँ पर हम लोगों ने जनसंख्या के बारे में पढ़ा। अब ये भी है कि जनसंख्या में टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। किसी इलाके में कभी जनसंख्या बढ़ जाती है तो कहीं पर कम हो जाती है। तो यही हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या परिवर्तन या फिर जनसंख्या पॉपुलेशन चेंज क्या है। पॉपुलेशन चेंज रेफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पर ये बोला गया है कि जनसंख्या परिवर्तन का मतलब ये है कि एक निश्चित अवधि, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के दौरान लोगों की जनसंख्या में जो चेंज हो रहा है, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसको हम पॉपुलेशन चेंज को बोलेंगे। अब ये कैसे होता है, उसका जो बेसिक फैक्टर है, उसके जो पीछे कारण है, वो है नंबर ऑफ बर्थ और डेथ, मतलब कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं, कि जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण, ठीक है, ड्यू टू नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, मतलब जन्म और मृत्यु की संख्या परिवर्तन के कारण जो भी हुआ चेंज है उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन चेंज, ठीक है, कि मतलब कि बहुत सारे लोग पैदा हो गए तो वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 50 लोगों का जन्म हुआ, उनका बर्थ हुआ, लेकिन उसमें से 20 लोग मर गए, तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या हुआ, यहाँ पर हुआ आपका 30 लोग, तो पॉपुलेशन आपकी बची 30 की। लेकिन कुछ समय बाद ही यहाँ पर 90 लोगों ने जन्म लिया और 10 लोग मरे, तो यहाँ पर हुआ 80। तो यहाँ पर चेंज कितना हुआ कि 30 से लेकर 80 तक हो गया, तो पॉपुलेशन में चेंजेस आ गए यहाँ पर, तो उसको हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। अब इसका अगर हम बोलें तो 1800 की अगर हम बात करते हैं, सन 1800 तक जो विश्व की जो जनसंख्या थी वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि कि ऐसा नहीं है कि लोग पैदा नहीं हो रहे थे, वहाँ पे बर्थ नहीं हो रहे थे, वहाँ पे बर्थ तो हो रहे थे, लेकिन साथ में लोग मर भी रहे थे। कि मानो कि लोगों का बच्चे पैदा तो हुए, लेकिन साथ में उसी के रेट के बराबर या उससे थोड़ा सा कम में लोग की डेथ हो गई। तो उससे जो पॉपुलेशन बढ़ी वो बहुत ही धीरे देखने को मिली। मानो कि 90 लोग पैदा हुए और उसमें से आपको मर गए 70 लोग, तो कितने लोग बचे, 20 लोग बचे। तो हम ये बोलेंगे कि जो जनसंख्या बढ़ी वो केवल 20 लोगों की ही बढ़ी। तो ये 1800, जो सन 1800 था, उसमें ये सारी की सारी कंडीशन थी, ठीक है। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि देखो सन 1800 की बात करी जा रही है, कितने पुराने ज़माने की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो उस समय जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो नहीं थी, साथ में खाना नहीं था, भोजन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी। तो उसकी वजह से जब फैसिलिटीज़ नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो लोग को बीमारी लग जाती थी, तो बहुत सारे लोग मर जाते थे। जैसे एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं, जैसे भारत में पहले प्लेग हुआ था, ठीक है, प्लेग हुआ था, बहुत सारे प्लेग होने की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही बहुत सारे जो हम बोले पेंडेमिक जो होते हैं वो विश्व में भी फैले थे, तो उसकी वजह से लोगों की डेथ हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैसिलिटी थी ही नहीं,
साथ में भूखमरी फैलना, अकाल का पड़ना, ठीक है, अकाल का पड़ना, खाना नहीं है तो लोगों का स्टारवेशन से लोगों की मौत हो जाती थी, भूखमरी की वजह से लोगों की मौत हो जाती थी। यही इसके पीछे के बेसिक मेन कारण थे कि 1800 तक जो जनसंख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसका मतलब ये नहीं था कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, बच्चे पैदा हो रहे थे, लेकिन उसी के रेट में अगर हम बोलें तो लोगों की मृत्यु भी हो रही थी। ये हो गया। अगर आगे चलते हैं, अगर 1804 में अगर हम देखें, ठीक है, सन 1804 में देखें तो 1 बिलियन तक पॉपुलेशन पहुंच चुकी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि 1959 में 1959 में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन सीधा 3 बिलियन तक पहुँच गई। अब यहाँ पर कितना गैप हुआ, लगभग अगर हम बोलें तो 150 साल का गैप हुआ, ठीक है। तो 150 साल में 1 बिलियन से 3 बिलियन तक पहुंच गई हमारी जनसंख्या। और जो सन 1959 है, 1959 का जो ईयर है उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोशन भी कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट भी इस साल को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें 1959 के बाद 1999 के बाद 3 बिलियन से सीधा 6 बिलियन हो गई। यहाँ पर कितने साल का डिफरेंस हुआ, लगभग यहाँ पर हुआ 40 साल के डिफरेंस के अंदर पॉपुलेशन सीधा 3 बिलियन बढ़ गई। सोचो 3 बिलियन बढ़ गई। और यहाँ पर जो 2 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ी थी वो 150 साल में बढ़ी थी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो 2 बिलियन जो जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ी वो 150 साल में बढ़ी। और यहाँ पर 1800 साल में देखो कि सन 1804 चल रहा है तो सन 1800 साल लगे 1 बिलियन पॉपुलेशन होने में, उसके बाद 150 साल लगे 3 बिलियन होने में, उसके बाद केवल 40 साल लगे 6 बिलियन होने में। अब ये देखो किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, कितनी जल्दी जल्दी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है वो बढ़ रही है। अब इसके पीछे फैक्टर क्या है, इसके पीछे फैक्टर यही है कि जो बेटर खाद्य आपूर्ति और औषधियाँ, मतलब कि जो मेडिकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, खाना है, खाने की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो यहाँ पर जो डेथ रेट था आपका, जो मृत्यु दर है वो कम हो गया और बर्थ रेट तो हो ही रहा था, बर्थ रेट आगे बढ़ गया। तो उसकी वजह से पॉपुलेशन जल्द से जल्द बढ़ने लग गई। तो डेथ रेट हमारा यहाँ पे कम होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि लोगों को फैसिलिटी मिल गई, दवाइयाँ मिल गई, औषधि मिल गई, खाना मिल गया। तो उसकी वजह से लोग नहीं मरे और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। तो ये हमारा एक सिनारियो हो गया जो कि हमने 1800 से लेकर 1999 तक का सिनारियो देखा, किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज हुई, किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रही। अब इसी में 2 पॉइंट्स आते हैं, एक आता है आपका बर्थ रेट आता है और एक आपका आता है डेथ रेट। मतलब बर्थ रेट का मतलब हो गया जन्म दर, जन्म दर का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ द लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जन्म दर मतलब कि बर्थ रेट का मतलब क्या है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, कि 1000 व्यक्तियों पर कितने जीवित जन्म हैं, ये हो गया। फिर हमारा डेथ रेट मतलब कि मृत्यु दर, कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, मतलब कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, यहाँ पर ये हमारा डेथ रेट हो गया। फिर आपका एक आता है कि नेचुरल ग्रोथ रेट, मतलब कि प्राकृतिक वृद्धि दर, वो एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है आपका बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, मतलब कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाया जाएगा। और जो आपका प्राकृतिक वृद्धि दर है वो पूरे विश्व में, पूरा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। पूरे विश्व में जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो इस नेचुरल ग्रोथ रेट की बढ़ने की वजह से ही हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और अगर हम बात करें एक ग्राफ के हिसाब से देखें कि पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है, तो वो आपकी बढ़ रही है एक तरीके से जे शेप कर्व को लेके बढ़ रही है, जिसको कि हम लोग जे शेप कर्व भी बोलते हैं। कि धीरे धीरे अगर हम बात करें 1500 BC में, ठीक है, 1500 BC से बात करें और यहाँ पर 2025 की बात करें तो जनसंख्या जो थी धीरे 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 बढ़ी, फिर एकदम से तुरंत ऊपर बढ़ गई, ठीक है। तो इस वाले कर्व को हम बोलते हैं जे शेप कर्व, पॉपुलेशन का होता है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। तो इसी तरीके से जो जे शेप कर्व को लेकर पॉपुलेशन बढ़ी है हमारे पूरे विश्व की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि माइग्रेशन क्या है। अभी देखिए माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, प्रवास, प्रवास मतलब माइग्रेशन की पॉपुलेशन साइज चेंजेस, ठीक है। तो
तो यहाँ पर क्या है कि प्रवास मतलब कि जो माइग्रेशन है वो भी एक फैक्टर है जिसमें कि पॉपुलेशन चेंज होती है। माइग्रेशन का मतलब क्या है कि जनसंख्या का इधर से उधर जाना। अब देखिए कि आपको पता है कि जो रूरल एरिया होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ से लोग काम करने के लिए अर्बन एरियाज़ में आते हैं, शहरी इलाकों में आते हैं, तो उसको हमने क्या बोला, माइग्रेशन बोला। फिर वहीं से पैसे कमा के अपने घर में भेज देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो जितना भी माइग्रेशन है, प्रवास है, वो केवल ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों, मतलब कि माइग्रेशन जो आपका रूरल से अर्बन में ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अर्बन एरिया से रूरल एरिया में भी माइग्रेशन होता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो जैसे कि लोग होते हैं, उन्होंने पूरा का पूरा अपना सर्विस दे दी, रिटायर हो गए, ठीक है, सारे काम हो गए, तो वो सुख शांति की ज़िंदगी जीने के लिए वो रूरल एरियाज़ में अपनी ज़िंदगी, जो बचे हुए टाइम होता है ज़िंदगी का, वो रूरल एरिया में बिताने जाते हैं। तो यहाँ पर माइग्रेशन हुआ, चाहे वो रूरल टू अर्बन हो या फिर अर्बन टू रूरल हो, तो ये पूरा आपका माइग्रेशन में ही गिना जाता है। फिर हो गया, अब इसमें दो आपके टर्म्स आती हैं, एक होती है आपकी इमिग्रेशन और एक आपका होता है ये है आपका एमिग्रेशन, फिर एक आपका आता है इमिग्रेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे एमिग्रेशन, मतलब कि एमिग्रेंट, उपप्रवासी। ये वो लोग हैं जो देश को छोड़ के जाते हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि देश को छोड़ के जाते हैं। एग्जाम्पल अगर दें सूडान, ठीक है, जो सूडान देश है वहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि एमिग्रेशन की वजह से, क्योंकि सूडान के जो लोग हैं वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले गए हैं। तो जो सूडान की जो जनसंख्या है वो कम हो गई है, और जहाँ गए हैं वो लोग छोड़ के, तो वो हो गया आपका, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी और लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, इसका मतलब वो हो गया एमिग्रेशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि बिहार में गोपालगंज से, ठीक है, बिहार में गोपालगंज से बहुत से लोग जो होते हैं वो काम करने जाते हैं, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पूरा देश ही छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। तो उसको हम बोलेंगे कि अपने देश से चले गए, तो वो लोग आपके कहलाए गए एमिग्रेंट्स, मतलब कि उत्तर प्रवासी, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इमिग्रेंट्स कौन से होते हैं, आप्रवासी कौन से होते हैं। पीपल हु अराइव इन द कंट्री, वे लोग जो कि देश में आते हैं, जैसे कि यूएस से ऑस्ट्रेलिया गेन पॉपुलेशन। अब वो लोग देखो, यहाँ पर जो सूडान का एग्जाम्पल था, सूडान से दूसरे जगह जा रहे थे, तो ये जो लोग सूडान के जा रहे हैं, तो सूडान में तो हम बोलेंगे कि ये एमिग्रेंट थे, लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए जैसी देशों में जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग इनको बोलेंगे कि ये आप्रवासी हैं, मतलब कि इमिग्रेंट्स हैं हमारे लिए, ठीक है। लोग वही हैं लेकिन उनकी डेफिनेशन चेंज होगी। सूडान से जाएंगे तो एमिग्रेंट, और अगर ऑस्ट्रेलिया यूएसए में आएंगे तो वो आपका हो गया इमिग्रेंट्स, ठीक है। ये सारा का सारा हो गया हमारा। अब उसी को लेकर यहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात होती है। आपको पता है, जैसे मैंने आपको रूरल और अर्बन का एग्जांपल बताया, ऐसे ही डेवलप्ड और एक डेवलपिंग कंट्रीज़ का होता है। डेवलप मतलब हो गया विकसित, और जो डेवलपिंग होता है वो आपका विकासशील देश की बात होती है। तो जो विकासशील, जो डेवलपिंग देशों से जो लोग जाते हैं, वो डेवलप देशों में जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने भी जाते हैं, ऐसे नहीं केवल काम करने जाते हैं, पढ़ने लिखने भी जाते हैं। तो इंटरनेशनल जो माइग्रेशन जो है, ज़्यादातर अगर मोटा बात करें तो इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है, वो ज़्यादातर आपको विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित देशों तक होता है। मतलब वही हो गया कि लेस डेवलप नेशन से मोर डेवलप नेशन की साइड लोग माइग्रेशन करते हैं। फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, या फिर कहीं पर कोई घटना घट गई है, ठीक है, या फिर वहाँ पे कोई बाढ़ आ गई है, कुछ भी हो सकता है। लोगों का खाना पीना नहीं, अकाल पड़ गया है, और लोगों का पढ़ने जाना है या फिर कमाने जाना है, ऐसे बहुत से फैक्टर हो सकते हैं जिसमें कि माइग्रेशन वो लोग करते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज पढ़ लिया कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से जनसंख्या का परिवर्तन होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे पढ़ लिए हमने, ठीक है। एक हमने पढ़ा डेथ रेट, मतलब कि जो आपका जो मृत्यु दर है। एक हमने बर्थ रेट पढ़ा, जन्म दर पढ़ा, और फिर हमने एक हमने पढ़ा माइग्रेशन। ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन चेंजेस में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा वो है आपका, देखो वही चीज़ लिखा है कि अगर इंटरनेशनल चीज़ होगी, इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा, तो वो आपका कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में जाएगा, और विद इन द कंट्री अगर हम बात करेंगे तो रूरल टू अर्बन एरिया में ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं।
फिर आपका पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब यहाँ पर पैटर्न पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन में परिवर्तन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर ये लिखा है कि द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, ये तो हमने देख लिया, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। अब देखिए अगर जापान का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जापान में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कम है, वहाँ पर जो है बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या का जो दर है वो बहुत ज़्यादा है। तो यही बात ये डिफाइन कर रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ रही है, नहीं, तो पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सभी देशों में नहीं बढ़ रही है। कुछ देशों में ग्रोथ कम है तो किसी देशों में बहुत ज़्यादा है। ये बात पढ़ ली। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो केन्या जो है, ठीक है, एग्जाम्पल हम बात करें जो केन्या जो है, जो कि अफ्रीका कंटिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में आता एक देश है। यहाँ पर जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है। वहीं पर हम यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पर ये वाली बात होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, मतलब कि जनसंख्या संगठन की कंपोजिशन क्या है। इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब कि जनसंख्या संगठन क्या दर्शाता है कि जनसंख्या की संरचना समझाता है हमें कि किस तरीके की जनसंख्या जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर होगा। अब ये हमें ये भी हेल्प करता है कि किस देश में कितने आदमी हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने मेल हैं, फीमेल हैं, कितने एज ग्रुप के हैं, कि क्या युवा ज़्यादा हैं या फिर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं या फिर बच्चे ज़्यादा हैं, कि कितने शिक्षित हैं या फिर कितने लोग शिक्षित नहीं हैं, लोगों के पास क्या क्या ऑक्यूपेशन है, क्या क्या व्यवसाय इन लोगों ने ले रखा है, साथ में उन लोगों की इनकम लेवल, की आय का स्तर और हेल्थ कंडीशन क्या क्या है, वो सारा का सारा जो चीज़ है ये पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें हेल्प करता है। अब इसको हम समझते कैसे हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुढ़े हैं, कौन शिक्षित है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, हेल्थ का लेवल क्या है, उन सब को स्टडी करने के लिए एक होता है आपका जनसंख्या पिरामिड, मतलब कि पॉपुलेशन पिरामिड या फिर एज सेक्स पिरामिड की हेल्प से इन सभी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं इस पिरामिड की वजह से। अब पिरामिड आपको पता होगा कि इस टाइप के पिरामिड होते हैं, बस उसी पिरामिड को लेके जो कि मिस्र में पाए जाते हैं, उसी चीज़ को लेके हम लोगों ने ये पॉपुलेशन पिरामिड अपने स्टडी में यूज़ करा है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। अब ये देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो ये एक पिरामिड है, ठीक है, ये एक तरीके का पॉपुलेशन पिरामिड है यहाँ पर। तो ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हेल्प क्या करता है, देखो यहाँ पर, यहाँ तक की देखो ये जो बेस है, इसका इतना जो बेस है ये बता रहा है कि यहाँ पर 0 से लेकर 15 तक कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने आपके देश में कितने बच्चे हैं ये बता रहा है आपको, ठीक है, परसेंटेज बता रहा है यहाँ पर कि इतनी जो पॉपुलेशन है, इतना जो एरिया है, ये जो आपका ग्राफ है ये बच्चों की पॉपुलेशन को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर, ठीक है, 0 से ये देखो ये पूरा का पूरा दर्शा रहा है कि बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है, ये उनकी जनसंख्या कितनी है दर्शा रहा है। बीच में जो दिखा रहा है, ये जो पॉपुलेशन ग्राफ आपको ये दिखा रहा है यहाँ पर, ये जो दिखा रहा है, ये जो एरिया है ये दिखा रहा है आपको ये वाला कि 60 से कम उम्र के लोग और 15 से ऊपर के जो लोग हैं, जो कि एक आपके लिए बोले तो वर्किंग एज के लोग हैं, ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जो कि काम करती है, अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाती है और देश के लिए एक एसेट का काम ये करती है। तो यहाँ पर ये ग्राफ आपको यही दिखा रहा है। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये आपको दिखा रहा है कि कितने बूढ़े लोग हैं, कितने ओल्ड पर्सन्स हैं, कितने बूढ़े लोगों को ये दिखा रहा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर ये जो है ये भी दिखा रहा है कि ये जो है ये मेल्स हैं और ये फीमेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ का ये जो पोर्शन है ये बता रहा है कि किस देश में कितने वृद्ध लोग हैं, कितने बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ये बता रहा है। मेल बता रहा है कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, और साथ में उनका एज ग्रुप को ये बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिरामिड, ये उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड को हम इसको बोल देते हैं। अब आगे देख लेते हैं।
आगे इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बिलो द 15 एज। अब देखो सेम जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो बेस लेवल है पिरामिड का, जो बेस लेवल है वो ये दर्शाता है कि 15 साल से कितने छोटे बच्चे हैं उस देश में। नंबर ऑफ़ एज पीपल अबव द 65 ईयर्स, जो ऊपर का जो पिरामिड है वो ये दिखाता है कि 65 साल से कितने बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ये दिखाता है। तो उससे हमें क्या दिखाता है कि रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ़ एजेस डेथ। यहाँ पर ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी डेथ हुई हैं, और यहाँ पर जो बेसिक है आपका जो बेस लेवल है ये दिखाता है कि कितने जन्म हुए हैं, ये दिखाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं रिफ्लेक्ट्स डिपेंडेंस ऑन द कंट्री। अब ये जो पिरामिड है आपका, ये जो पिरामिड है वो ये भी दर्शाता है कि कितने लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, कि कितने लोग आश्रित हैं। ठीक है, अब जैसे कि 15 साल से छोटे बच्चे जो हैं इस बेस में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये कमा तो खुद नहीं सकते, अपने मम्मी पापा के ऊपर ही डिपेंड होंगे, तो ये एक डिपेंडेंट मतलब कि आश्रित के कैटेगरी में आते हैं। ऊपर से 65 साल से ऊपर जो लोग हैं, ठीक है, 65 साल से ऊपर जो वृद्ध लोग हैं वो भी अपने से खुद नहीं कमा सकते हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो वो भी एक आश्रित आते हैं, अपने देश पर एक आश्रित जनसंख्या के रूप में ही आते हैं। तो ये दो लोग हैं कि 65 साल से ऊपर और 15 साल से नीचे जो भी हैं वो एक डिपेंडेंट के रूप में ये कंट्री में आते हैं, जो कि हम पिरामिड से बता सकते हैं। ये हमारा हो गया। आगे अगर हम देखें, ठीक है, आगे और चलते हैं, तो देखो अब यहाँ पर जो पिरामिड दिखा रखा है वो है आपका केन्या का पिरामिड। ठीक है, ये केन्या का पॉपुलेशन पिरामिड है। केन्या जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है। तो यहाँ पर इस पिरामिड में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर इसका जो बेस लेवल है, इस बेस लेवल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जनसंख्या जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, केन्या में बढ़ी। लेकिन केन्या में जनसंख्या तो बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ने के बाद ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन पिरामिड है केन्या का। तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो देश है उनके पिरामिड पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं केन्या का। तो वही जो आपको मैंने बात बताई है कि जो पिरामिड है उसमें जो बेस लेवल है नीचे का, यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि कितने आपके बर्थ हुए हैं, कितने आपका जन्म दर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि बच्चे तो यहाँ पर बहुत सारे पैदा होते हैं केन्या में, लेकिन चलते धीरे धीरे करते यहाँ पर ये ग्राफ थोड़ा पतला हो रहा है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो लोग वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कि कामकाजी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो थोड़ी पतली होती जा रही है यहाँ पर इस ग्राफ में देखा जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा है, जन्म तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन डेथ भी उसी हिसाब से हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, स्वास्थ्य है, देखो बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई है, इसलिए ब्रॉड बेस है यहाँ पर। ठीक है, टॉप पर ये नैरो है। ठीक है, मतलब क्या है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो थोड़ी कम है, साथ में जो उसकी वजह से पॉपुलेशन यहाँ पर कम हो गई है। चाहे बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो वर्किंग पॉपुलेशन के जब एरिया में आ रहे हैं इस ग्राफ में, तो पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है हेल्थ की, साथ में वहाँ पर एजुकेशन भी नहीं है, तो वो वर्किंग पॉपुलेशन थोड़ी यहाँ पर कम हो जाती है। फिर उसके बाद अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये वो वाली है, टॉप में नैरो आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही मर चुके हैं। तो 65 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं वो थोड़े यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इतने ज़्यादातर लोग 65 साल से ऊपर कम ही हो रहे हैं। तो ये हमारा हो गया केन्या का एक पॉपुलेशन पिरामिड। अब हम पढ़ते हैं हमारे इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, हमारे देश का पॉपुलेशन पिरामिड की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोलें, भारत में अगर हम बोलें, तो डेथ रेट जो मृत्यु दर है वो कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग विकसित हो रहे हैं, तो उसकी वजह से फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं, मेडिकल फैसिलिटी, तो जो डेथ रेट है वो हमारा कम हो रहा है। लेकिन जो हमारा जो बेस है, आधार है, वो चौड़ा है, मतलब जो जनसंख्या है, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो अच्छे खासे यहाँ पर बच्चे पैदा हो रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन है, एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। अब इन बच्चों के पैदा होने की वजह से, साथ में हेल्थ फैसिलिटी होने की वजह से, जो बीच का जो कर्व है हमारा, जिसमें कि जो वर्किंग पॉपुलेशन आती है वो थोड़ा केन्या से अच्छा है। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है। आपको पता भी होगा कि हमारा जो देश है वो एक यंग कंट्री कहलाया जाता है। इसकी वजह से कहलाया जाता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, साथ में वो बड़े हो रहे हैं, तो यंग पॉपुलेशन है, यूथ है हमारे देश में, जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और जीडीपी में
साथ देता है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो 65 साल से ज़्यादा के जो वृद्ध लोग हैं उनका पिरामिड देखें तो वो भी अच्छा खासा सही है, ज़्यादा पतला नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर हम केन्या में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा है, तो जो वृद्ध लोग हैं वो भी अच्छे खासे 65 साल से मिल जाते हैं ज़्यादा। तो ये हमारा हो गया इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड। देखें, देखो सेम बात यही लिखी हुई है कि नीचे से ब्रॉड है और जो युवा जनसंख्या जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलती है हमारे इंडिया में। अगर हम बात करते हैं जापान के पॉपुलेशन पिरामिड की तो वो कुछ ऐसा दिखता है। जापान का पॉपुलेशन पिरामिड ये कुछ ऐसा है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जापान में लो बर्थ रेट है, ठीक है, मतलब जो जन्म है वो ही कम हो रहे हैं, तो इसीलिए जो बेस है वो पतला है, ठीक है, बेस है वो पतला है, कम है। डेथ रेट कम है। डेथ रेट कम होने की वजह से, मृत्यु दर कम होने की वजह से वृद्ध लोगों की जो वृद्ध लोग हैं उनकी भी आयु बढ़ रही है, वो भी तुम्हें लार्ज नंबर में मिलेंगे। साथ में स्किल्ड और स्पिरिटेड उत्साही जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि जापान में देखो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर जो उसका जो पिरामिड है वो नीचे पतला सा है। ये वाला हमारा पिरामिड हो गया पतला सा। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो जनसंख्या जो है वर्किंग एज है, ठीक है, वर्किंग एज क्योंकि बच्चे तो अब कम हो रहे हैं, उससे पहले भी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो जनसंख्या आपको स्किल्ड लेबर की वो अच्छी खासी मिल जाती है, वर्किंग एज है। और ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो भी सही है, 65 साल सही मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब कि जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी सही खासे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि जो वर्किंग जो एज की जो पॉपुलेशन है, स्किल लेबर है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यही जो पॉपुलेशन है, ये वाली जो आपको नीचे दिख रही है, बीच में जो दिख रही है, ठीक है, जो बीच में आपको दिख रही है, यही पॉपुलेशन धीरे धीरे करते करते बूढ़ा होगी। बूढ़ा होने की वजह से जो पॉपुलेशन का जो रेट हम लोग यहाँ पर दिख रहा है बूढ़े लोगों का, वो चेंज हो जाएगा और ये कहीं ना जाके इस टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पर ये खबरों में और न्यूज़ में ये आता है कि जो पॉपुलेशन है जापान की, बर्थ रेट तो पहले ही कम हो रहा है, उसके साथ बढ़ते हुए सालों में, अगले साल बहुत से अगले आने वाले सालों में ये देखा जा सकता है कि जो वहाँ पे जो वृद्ध लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है, वो लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, मतलब कि वहाँ पे डिपेंडेंट बढ़ सकते हैं। ये जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो जापान में देखी जा रही है और आगे देखी जा सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और इसके जो MCQs हैं वो भी हम जल्द ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।